क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जेईई मेन क्रैक किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का क्या रोल है? क्या इसके अलावा भी हमें और भी कोई अदर बुक पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैनी कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन, अगर आप पर ईयर देखें तो लगभग 15 से 16 लाख बच्चे जो हैं वो जेईई मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो एक तरह से काफ़ी टफेस्ट ये एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत कम है लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपियर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो क्या हमारा एनसीईआरटी बुक जो है इनफ है जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए? तो उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी देखेंगे कि फिजिक्स में क्या रोल है, ठीक है, एनसीईआरटी का, मैथमेटिक्स में क्या रोल है, केमिस्ट्री में क्या रोल है, और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नीडेड पर भी बात करेंगे। और हमारा गोल यहाँ पर रहने वाला है बिल्ड अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर बीटेक एडमिशन थ्रू जेईई मेन, कि जेईई मेन के थ्रू आप कैसे एडमिशन यहाँ पर ले पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट जेईई मेन टेस्ट। एक्चुअली जेईई मेन टेस्ट है क्या? तो जेईई मेन टेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस एप्लीकेशन, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अगर आपका एप्लीकेशन मजबूत है तो आपके लिए जेईई मेन एग्ज़ाम है। क्योंकि जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है इसमें एक क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 3-4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, लेकिन जेईई मेन के क्वेश्चंस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है एक क्वेश्चन में 3 से 4 इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम है ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड होता है। आपका क्लास 11-12 में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी पर बेस्ड होता है, बट नॉट डायरेक्टली कॉपीड। हमने आपको पहले बताया कि जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन में 3 से 4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एनसीईआरटी बुक जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ही जो है बेस्ड होता है। आगे रिक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप जेईई मेन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और लग रहा है कि आप जेईई मेन क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको स्पीड भी होना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ आपके पास स्पीड भी होना चाहिए। और सिर्फ स्पीड होने से काम नहीं चलेगा, स्पीड के साथ साथ आपके पास एक्यूरेसी भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास स्पीड बहुत अच्छा होता है लेकिन एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर स्पीड से काम नहीं चलेगा, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी का रोल देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए एनसीईआरटी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। यानी एनसीईआरटी का अगर आप फिजिक्स का बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फाउंडेशन के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कॉन्सेप्ट के मामले में एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। तो अगर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम टाइम में आप यहाँ पर एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं। नॉट सफिशिएंट फॉर न्यूमेरिकल। अब देखिए एनसीईआरटी का बुक जो है वो आपके जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, बट आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो एनसीईआरटी के उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आपके जेईई मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो फाउंडेशन के लिए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको इनिशियली आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा अदर बुक्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एक बुक है आपका एससी वर्मा, जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको जेईई मेन का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो लेवल तक यहाँ पर आपको पहुँचाता है, और कहीं ना कहीं जेईई मेन को क्रैक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस बुक का। इसके अलावा यहाँ पर आप डीसी पांडे
बुक का जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको एक पर्टिकुलर बुक उठाइए, उसी बुक को पढ़िए, प्लस अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उसका जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल लीजिए, ठीक है। और PYQs, फिजिक्स का जो PYQs है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जेईई मेंस का, वो उठाइए। ये 3 चीज़ें आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे आपको मल्टीपल बुक बाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ एक बुक, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक एक आप उठा लीजिए, और कोचिंग का मॉड्यूल, और तीसरा क्या है आपका PYQs का बुक खरीद लीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी का बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बुक को तो कम से कम आपको केमिस्ट्री के लिए छोड़ना ही नहीं है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के हर एक एक क्वेश्चंस को, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या इंटेक्स का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करना है, सॉल्व करना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी का जो बुक है वो एक तरह से रामबाण है। एंड फिजिकल के पार्ट में भी कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो आपके जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पार्ट में। तो आप ये 2 सेक्शन को यहाँ पर आप जरूर पढ़िए, है ना, अदर बुक के अलावे। मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट से। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिफर टू MS चौहान। यहाँ पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा आप MS चौहान यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिमांशु पांडे का बुक आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आप एनसीईआरटी ले लीजिए, और ऑर्गेनिक के लिए कोई आप एक अच्छा बुक खरीद लीजिए, प्लस जो कोचिंग का मॉड्यूल होता है वो आप अपने पास रखिए, और PYQs क्वेश्चंस का एक बुक खरीद लीजिए। बस इतना ही आपका केमिस्ट्री के लिए इनफ हो जाता है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आराम से जो है जेईई मेंस के एग्जाम में 20+ क्वेश्चन जो है दोस्तों इजीली आप यहाँ पर कवर कर लेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कवर्स बेसिक फार्मूलाज, यानी एनसीईआरटी में आपको बेसिक फार्मूला जो है वो कवर हो जाएगा, प्लस फंडामेंटल्स आपका कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी का इस्तेमाल जो है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फार्मूलाज वगैरह के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इनिशियली अगर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस में यहाँ पर जाना पड़ेगा। जेईई मेन रिक्वायर्स मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। देखिए मैथमेटिक्स में यहाँ पे काफी टफ होता है, जेईई मेन के क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा टफ देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है अगर आप कवर कर लेते हैं मैथ में, तो आप कहीं ना कहीं जो है 99 परसेंटाइल तक जो है पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर पूछा जाता है, साथ ही साथ ट्रिकी न्यूमेरिकल जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एनसीईआरटी से हटकर आपको एडवांस बुक की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा और प्रैक्टिस जमकर करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 से 12 का टारगेट लेके चलते हैं, 15-16 तो छोड़ ही दीजिए। तो आपको यहाँ पे 10 से 15 के बीच अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिक्स में जेईई मेंस में, तो आपका 99% इजिली जो है आ जाएगा, है ना। क्वेश्चंस काफ़ी थोड़ा सा हाई लेवल का डिफिकल्ट देखने को यहाँ पर मिलता है मैथमेटिक्स में। रिकमेंडेड बुक्स अरिहंत आप यूज़ कर सकते हैं, शनगेस यूज़ कर सकते हैं, और RD शर्मा ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आपको एक पर्टिकुलर अच्छा बुक उठाइए और कोचिंग का जो मॉड्यूल है वो लीजिए, और प्रीवियस ईयर्स का जो PYQs क्वेश्चन है उसको उठाइए, यानी वो बुक खरीदिए। और इतना ही, ये 3 चीज़ को लेके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमें नहीं लगता कि आपके जर्नी में कोई दिक्कत आपको होने वाला है। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर जेईई मेन। आप जेईई मेन के लिए यहाँ पे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो स्टेप 1 है क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। सबसे पहले आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर एडवांस में जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप डायरेक्ट एडवांस में जाते हैं तो आपको कई सारी समस्याएं जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से क्लियर कीजिए कुछ दिन तक, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर जेईई मेन।
तो स्टेप 1, क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो दोस्तों आपको इनिशियली जो है एनसीईआरटी से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2-3 महीना कम से कम आप एनसीईआरटी पे दीजिए। जब आपका बेस बन जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे जो एडवांस की तरफ मूव कीजिए, है ना। सडनली एडवांस की तरफ मूव करना कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करता है। जब आपको समझ में नहीं आने लगेगा तो फिर आपको जो है पूरा का पूरा जो सेशन है वो बोरिंग लगने लगेगा, और फिर कहीं ना कहीं ये आपके रैंक स्कोर में जो है काफी इफेक्ट डालेगा। तो इनिशियली आप एनसीईआरटी से जब आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना, तो फिर धीरे धीरे आप एडवांस की तरफ मूव कर सकते हैं। स्टेप 2, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन अगर आपको क्रैक करना है या जेई एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्रैक करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का कोई भी एग्जाम आपका क्रैक नहीं होने वाला है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं सिर्फ हम थ्योरी पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो जेई मेन का एग्जाम आपका क्रैक होने वाला नहीं है दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यानी हर टॉपिक वाइज प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनिशियली आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, फिर आप मॉड्यूल्स को उठाइए, जो आपके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज का बुक उठाइए और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कीजिए। यही तरीका है जेईई मेंस को क्रैक करने का। प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हमेशा ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या रहा है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट उस लेवल का है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि जेईई मेन का जो लेवल है वो क्या है, आपको कहाँ तक तैयार रहना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है, और किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। स्टेप 3, गिव मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए तैयारी के साथ साथ आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपका है मॉक टेस्ट का, है ना। तो मॉक टेस्ट हर बच्चा को देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल कहाँ पर है, क्या आपका स्पीड सही है या नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आपका स्पीड सही है, क्या आपका एक्यूरेसी बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा, आपको अपना स्पीड भी पता चल जाएगा, आपका कितना एक्यूरेसी है क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, कॉन्सेप्ट जो है बार बार आपके माइंड में जो है वो रिवाइज होता रहेगा। इसलिए मॉक टेस्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम इनिशियली आप मंथ में एक बार जरूर मॉक टेस्ट दें, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो बढ़ाना चाहिए, और एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले से आपको वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट दो वो देना ही चाहिए, वो भी फुल। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आधा घंटा ब्रेक कर दिए, ऐसा नहीं, पूरा 3 घंटा का जो एग्जाम का टाइमलाइन होता है एकदम वैसा ही आपको यहाँ पर जो है एग्जाम देना चाहिए। स्टेप 4 है रिवाइज रेगुलरली। आपको कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, पीछे वाले चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, तो नहीं, आपको यहाँ पे रिवाइज करने के लिए भी अलग से एक टाइम निकालना पड़ेगा। और प्रीवियस जो टॉपिक्स आपने पढ़ा या चैप्टर्स पढ़ा है या क्वेश्चंस आपने करा, उन सारे चीजों को आपको यहाँ पे रेगुलरली जो है वो रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एंड फोकस ऑन वीक टॉपिक। आप एक एरर नोटबुक बनाइए, है ना, वहां पे आप लिखते चलिए कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रहा है। साथ ही साथ आपको जो है वीक टॉपिक पर भी फोकस करना है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट जब देंगे और मॉक टेस्ट को देने के साथ साथ जब आप उस मॉक टेस्ट को बैठकर एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्या समस्या आ रही है, कौन किस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगा कब, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप उसको एनालाइज करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो कहानी खत्म हो गया, नहीं हम जेईई मेन क्रैक हो जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं होता है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और वहीं से आपको जो है वीक टॉपिक निकल कर आएगा। और जब आपका वीक टॉपिक निकल कर आएगा, आप उस पर थोड़ा समय दीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, तो धीरे धीरे जो है आपका वीक टॉपिक भी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करते हैं कि एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन। एनसीईआरटी क्या है दोस्तों, फाउंडेशन है जेईई मेन का, नॉट द इंटायर प्रिपरेशन। आप पूरे प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया
कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल कीजिए। बट जेईई मेन अगर आपको क्रैक करना है तो आप एक पर्टिकुलर कोई बढ़िया बुक खरीदिए, ठीक है, प्लस आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल का इस्तेमाल कीजिए और प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज का जो बुक आता है वो बुक खरीद ले। ये 3 चीजें आपके लिए काफी हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री मोस्ट सफिशिएंट फ्रॉम एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक के लिए आप थोड़ा बहुत अदर बुक पर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल के पार्ट को कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू बनाइए, कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। फिजिक्स एंड मैथ नीड एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है उसका लेवल जो है वो जेईई मेन के लायक नहीं है, वो बोर्ड के लिए काफ़ी है, बट जेईई मेन को आपको क्रैक करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर जो है और मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी इज द हार्ट ऑफ जेईई, एक तरह से कहें तो ये जेईई का क्या है, दिल है दोस्तों, बट नॉट द होल बॉडी, लेकिन आप इसको पूरा बॉडी नहीं मान सकते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि जो समस्या है वो हम आपको यहाँ पर 1 बाय 1 रूबरू करा रहे हैं। अब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर थोड़ा समरी को देख लेते हैं। तो फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, आप कॉन्सेप्ट कर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आप बुक अगर चाहें तो एससी वर्मा आप यूज़ कर सकते हैं और डीसी पांडे यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी इसेंशियल है, काफ़ी है आपका, है ना। इनऑर्गेनिक आपका यहाँ से 90 to 95% क्वेश्चन जो कवर हो जाएगा, और आप मॉड्यूल वगैरह पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे तो बाकी का जो 5 से 10% है वो भी आपका कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी बेसिक ओनली, यानी सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप सेंगेजेस या फिर इन अरिहंत का जो बुक आता है आप उसको यहाँ पर इस्तेमाल जरूर कीजिए, और अपने कोचिंग का मॉड्यूल प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर कंटिन्यू फोकस कीजिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, बूस्ट करेगा। आपको वर्क स्मार्टली करना है, यहाँ पे हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं कि एकदम दिन रात लगे रहना है, स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना है। स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं आज पढ़े 10 दिन बाद फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप भले ही 5 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन आप 20 घंटा पढ़ लिए फिर पता चले 1 महीना के बाद पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जेईई मेन आप भूल जाइए, है ना। तो आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और बिलीव इन योर प्रिपरेशन, आपको अपने प्रिपरेशन पर जो है भरोसा करना है, विश्वास रखना है। ये नहीं कि अगला स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आपका विश्वास ही आपको जो है सफलता तक लेकर जाएगा। तो बेस्ट विशेष फॉर जेईई मेन। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जबरदस्त तरीके से पहले माइंडसेट कीजिए, और माइंडसेट के साथ साथ आप पहले एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे जो है आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। और हमने आपको एक ही सबसे बार बार एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि आप एक ही एडवांस बुक उठाइए, कोई अच्छा सा बढ़िया सा, है ना, और अपने कोचिंग का मॉड्यूल और पीवाईक्यूज का बुक खरीदिए। 3 चीजों को लेकर ही आप अपना प्रैक्टिस चालू कीजिए, आपको जेईई मेन क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जमकर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो भी प्रॉब्लम या डाउट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।